आज हम इस वीडियो में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के लोकप्रिय उपन्यास कर्मभूमि के 20वें भाग से परिचित होंगे। लेकिन इससे पहले हम पिछले भाग यानी 19वें भाग के सारांश पर एक नजर डालें। उत्तर की पर्वत श्रेणियों के बीच एक छोटा सा रमणीय पहाड़ी गांव है। गांव में मुश्किल से 20-25 झोंपड़े होंगे। यह हरिजनों का गांव है। अमरकांत इसी गांव में आश्रय लेता है। यहीं अमरकांत का मुन्नी से सामना होता है। प्रस्तुत है कर्मभूमि उपन्यास का 20वां भाग। अमरकांत सवेरे उठा, मुंह हाथ धोकर गंगा स्नान किया और चौधरी से मिलने चला। चौधरी का नाम गुद्दड़ था। इस गांव में कोई जमींदार न रहता था। गुद्दड़ का द्वार ही चौपाल का काम देता था। अमरकांत ने देखा, नीम के पेड़ के नीचे एक तख्त पड़ा हुआ है। 2-3 बांस की खाटे, 2-3 पुआल के गद्दे। गुद्दड़ की उम्र 60 के लगभग थी, मगर अभी टांठा था। उसके सामने उसका बड़ा लड़का पयाग बैठा एक जूता सी रहा था। दूसरा लड़का काशी बेलों को सानी पानी कर रहा था। मुन्नी गोबर निकाल रही थी। तेजा और दुर्जन दोनों दौड़ दौड़ कुएं से पानी ला रहे थे। जरा पूरब की ओर हटकर 2 औरतें बर्तन मांज रही थी। यह दोनों गुद्दड़ की बहुएं थी। अमरकांत ने चौधरी को राम राम किया और एक पुआल की गद्दी पर बैठ गया। चौधरी ने उसका स्वागत किया। मजे में खाट पर बैठो भैया। मुन्नी ने रात ही कहा था, अभी आज तो नहीं जा रहे हो, 2-4 दिन रहो फिर चले जाना। मुन्नी तो कहती थी, तुमको कोई काम मिल जाए तो यहीं टिक जाओगे। अमरकांत ने संकुचाते हुए कहा, हाँ, कुछ विचार तो ऐसा मन में आया था। गुद्दड़ ने नारियल से धुआं निकालकर कहा, काम की कौन कमी है, घास भी कर लो तो रुपये रोज की मजूरी हो जाए। नहीं, जूते का काम है, तलियां बनाओ, चरसे बनाओ। मेहनत करने वाला आदमी भूखों नहीं मरता। धेली की मजूरी कहीं नहीं गई। यह देखकर कि अमर को इन दोनों में कोई तजवीज पसंद नहीं आई, उसने एक तीसरी तजवीज पेश की। खेती बाड़ी की इच्छा हो तो कर लो, सलोनी भाभी के खेत है, तब तक वहीं जोतो। पयाग ने सूजा चलाते हुए कहा, खेती की झंझट में ना पड़ना भैया, चाहे खेत में कुछ हो या ना हो, लगान जरूर दो। कभी ओला पाला, कभी सूखा बूढ़ा, एक ना एक बला सिर पर सवार रहती है। उस पर कहीं बैल मर गया या खलिहान में आग लग गई तो सब कुछ स्वाहा। घास सबसे अच्छी, ना किसी के नौकर ना चाकर, ना किसी का लेना ना देना। सवेरे खुरपी उठाई और दोपहर तक लौट आए। काशी बोला, मजूरी मजूरी है, किसानी किसानी है। मजूर लाख हो तो मजूर कहलाएगा। सिर पर घास लिए चले जा रहे हैं। कोई इधर से पुकारता है, ओ घास वाले, कोई उधर से। किसी की मेंढ पर घास कर लो तो गालियां मिले। किसानी में मर्जाद है। पयाग का सूजा चलाना बंद हो गया। मर्जाद लेके चाटो, इधर उधर से कमा के लाओ, वो भी खेती में झोंक दो। चौधरी ने फैसला किया, घाटा नफा तो हर एक रोजगार में है भैया। बड़े बड़े सेठों का दिवाला निकल जाता है। खेती बराबर कोई रोजगार नहीं जो कमाई और तकदीर अच्छी हो। तुम्हारे यहाँ भी नजर नजराने का यही हाल है भैया। अमर बोला, हाँ दादा, सभी जगह यही हाल है, कहीं ज्यादा कहीं कम। सभी गरीबों का लहू चूसते हैं।
चौधरी ने स्नेह का सहारा लिया। भगवान ने छोटे बड़े का भेद क्यों लगा दिया, इसका मर्म समझ में नहीं आता। उनके तो सभी लड़के हैं, फिर सबको एक आंख से क्यों नहीं देखते। पयाग ने शंका समाधान की। पूर्व जन्म का संस्कार है, जिसने जैसे कर्म किए वैसे फल पा रहे हैं। चौधरी ने खंडन किया। यह सब मन को समझाने की बात है बेटा, जिसमें गरीबों को अपनी दशा पर संतोष रहे और अमीरों के राग रंग में किसी तरह की बाधा न पड़े। लोग समझते रहे कि भगवान ने हमको गरीब बना दिया, आदमी का क्या दोष। पर यह कोई न्याय नहीं है कि हमारे बाल बच्चे तक काम में लगे रहे और पेट भर भोजन न मिले और एक एक अफसर को 10-10 हजार की तलब मिले। 10 तोड़े रुपये हुए गड्ढे से भी ना उठे। अमरकांत ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो दादा नास्तिक हो। चौधरी ने दीनता से कहा, बेटा चाहे नास्तिक कहो चाहे मूर्ख, पर दिल पर चोट लगती है तो मुंह से आह निकलती ही है। तुम तो पढ़े लिखे हो जी। हाँ, कुछ पढ़ा तो है। अंग्रेजी तो ना पढ़ी होगी। नहीं, कुछ अंग्रेजी भी पढ़ी है। चौधरी प्रसन्न होकर बोले, तब तो भैया हम तुम्हें जाने ना देंगे। बाल बच्चों को बुला लो और यहीं रहो। हमारे बाल बच्चे भी कुछ पढ़ जाएंगे, फिर शहर भेज देंगे। वहाँ जात बिरादरी कौन पूछता है। लिखा दिया हम छतरी है। अमरकांत मुस्कुराया और जो पीछे से भेद खुल गया। चौधरी का जवाब तैयार था, तो हम कह देंगे हमारे पूर्वज छतरी थे। हालांकि अपने को छतरी वंश कहते ला जाती है। सुनते हैं छतरी लोगों ने मुसलमान बादशाहों को अपनी बेटियां ब्याही थी। अभी कुछ जलपान तो ना किया होगा भैया। कहाँ गया तेजा? जा बहू से कुछ जलपान करने को ले आ। भैया भगवान का नाम लेकर यही टिक जाओ। 3-4 बीघे सलोनी के पास है, 2 बीघे हमारे साझे कर लेना। इतना बहुत है, भगवान दे तो खाए ना चुके। लेकिन जब सलोनी बुलाई गई और उससे चौधरी ने यह प्रस्ताव किया तो वो बिचक उठी। कठोर मुद्रा से बोली, तुम्हारी मनसा है अपनी जमीन इसके नाम करा दूं और मैं हवा खाऊं, यही तो? चौधरी ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, जमीन तेरे ही नाम रहेगी पगली। यह तो खाली जोतेंगे। यही समझ ले कि तू इन्हें बटाई पर दे रही है। सलोनी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, भैया अपनी जगह जमीन में किसी के नाम नहीं लिखती। यो हमारे पाहुने हैं, 2-4-10 दिन रहे। मुझसे जो कुछ होगा सेवा सत्कार करूंगी। तुम बटाई पर लेते हो तो ले लो। जिसको कभी देखा ना सुना, ना जाना ना पहचाना, उसे कैसे बटाई पर दे दूं? पयाग ने चौधरी की ओर तिरस्कार भाव से देखकर कहा, भर गया मन या अभी नहीं? कहते हो औरतें मूर्ख होती है। यह चाहे हमको तुमको खड़े खड़े बेच लावे। सलोनिका की मुंह की ही मिट्टी है। सलोनी तिनक उठी, हाँ जी, तुम्हारे कहने से अपने पुरखों की जमीन छोड़ दूं? मेरे ही पेट का लड़का मुझे ही चराने चला है। काशी ने सलोनी का पक्ष लिया। ठीक तो कहती है, बेजाने सुने आदमी को अपनी जमीन कैसे दे दे। अमरकांत को इस विवाद में दार्शनिक आनंद आ रहा था। मुस्कुराकर बोला, हाँ काकी, तुम ठीक कहती हो। परदेसी आदमी का क्या भरोसा। मुन्नी भी द्वार पर खड़ी यह बातें सुन रही थी। बोली, पगला गई हो क्या काकी? तुम्हारे खेत कोई सिर पर उठा ले जाएगा? फिर हम लोग तो है ही। जब तुम्हारे साथ कोई कपट करेगा तो हम पूछेंगे नहीं? किसी भड़के हुए जानवर को बहुत से आदमी घेरने लगते हैं तो वो और भी भड़क जाता है। सलोनी समझ रही थी यह सबके सब मिलकर मुझे लुटवाना चाहते हैं। एक बार नाही करके फिर हाँ ना की।
बेग से चल खड़ी हुई। पयाग बोला, चुड़ैल है, चुड़ैल। अमरकांत ने खिसिया कर कहा, तुमने नाहक उससे कहा दादा, मुझे क्या, यह गांव ना सही और गांव सही। मुन्नी का चेहरा फक हो गया। गुदड़ बोले, नहीं भैया, कैसी बातें करते हो तुम, मेरे साझीदार बनके रहो। महंत जी से कहकर 2-4 बीघे का और बंदोबस्त करा दूंगा, तुम्हारी झोपड़ी अलग बन जाएगी। खाने पीने की कोई बात नहीं, एक भला आदमी तो गांव में हो जाएगा। नहीं कभी एक चपरासी गांव में आ गया तो सबकी सांस नीचे ऊपर होने लगती है। आधा घंटे में सलोनी फिर लौटी और चौधरी से बोली, तुम ही मेरे खेत क्यों बटाई पर नहीं ले लेते? चौधरी ने घुड़क कर कहा, मुझे नहीं चाहिए, धरे रहे अपने खेत। सलोनी ने अमर से अपील की, भैया तुम ही सोचो, मैंने कुछ बेजा कहा? बेजा ने सुने किसी को कोई अपनी चीज दे देता है? अमरकांत ने कहा, नहीं काकी, तुमने बहुत ठीक किया, इस तरह विश्वास कर लेने से धोखा हो जाता है। सलोनी को कुछ ढाढ़स हुआ, तुमसे तो बेटा मेरी रात ही भर की जान पहचान है ना, जिसके पास मेरे खेत हैं वो तो मेरा ही भाई बंद है, उससे छीनकर तुम्हें दे दूं तो वो अपने मन में क्या कहेगा? सोचो, अगर मैं अनुचित कहती हूँ तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। वो मेरे साथ बेईमानी करता है, यह जानती हूँ, पर है तो अपना ही हाड़ मांस। उसके मुंह की रोटियां छीनकर तुम्हें दे दूं तो तुम मुझे भला कहोगे? बोलो। सलोनी ने यह दलील खुद सोच निकाली थी या किसी ने सुझा दी थी, पर इसने गुदड़ को लाजवाब कर दिया। आशा करती हूँ कि आप मेरे प्रयास को पसंद करेंगे। अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।